हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। और बेटा इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो बेटा लास्ट टाइम पे हम लोगों ने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में अपना फोर्थ सेशन कंप्लीट कर लिया था। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका फिफ्थ सेशन। तो उसका क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा आपके सामने। देखिए क्या कहते हैं। ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर मेड ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 is surrounded by a hollow cylinder of inner radius R and outer radius 3R made of K2. Two ends of the system are kept at different temperature. Find K effective of the system. Four options are given. Find out which will be the correct option. Try करो। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए कुछ ऐसा दिया है कि एक सिलेंडर है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 की दे रखी है और इसकी रेडियस R की है। फिर उसके बाद इसको एक दूसरा सिलेंडर कवर अप कर रहा है और इसकी रेडियस दे रखी है 3R की और इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K2 का दे रखा है। और कहते हैं कि इसके जो दोनों एंड्स हैं इस कंबाइंड सिलेंडर के, एक θ1 टेम्परेचर पर रखा जाता है और दूसरा वाला एंड θ2 टेम्परेचर पर रखा जाता है। और θ1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन θ2 है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि इधर से हीट का फ्लो हो रहा होगा उस एंड की तरफ। ठीक, तो इसका के इफेक्टिव निकालना है। तो देखिए ये जो कंडीशन है वो पैरेलल की कंडीशन है। ठीक है, पैरेलल की कंडीशन में दोनों ऑब्जेक्ट का एक एक एंड एक साथ जुड़ा होता है, दूसरा वाला एंड एक साथ जुड़ा होता है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है जैसे रेजिस्टेंस होते हैं ना पैरेलल में, इस तरीके से दोनों का एक एक एंड एक तरफ, दूसरा वाला एंड दूसरी तरफ। तो ये दोनों R1 R2 रेजिस्टेंस कैसे हो जाएंगे? पैरेलल। तो वही कंडीशन यहां पर बन रही है। तो ये दोनों पैरेलल में है, इनका मतलब के इफेक्टिव के पैरेलल निकालना है। तो ये वैल्यू हो जाएगी K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। तो देखिए K1 और A1 की वैल्यू तो हो जाएगी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इनर वाला सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया प्लस K2 इंटू A2 आउटर वाले सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया वो वाला एरिया हम कंसीडर करते हैं जिसमें हीट का फ्लो होगा। तो देखिए ऊपर वाले सिलेंडर में जो हीट का फ्लो होगा वो इस वाले सेक्शन में हो रहा होगा। ठीक है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसमें हो रहा होगा, इसमें हीट इंटर कर रही होगी। ठीक है, चारों तरफ। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पहले पूरा एरिया निकालने के बाद इनर वाले का एरिया उसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो पूरा एरिया कितना हो जाएगा? पूरा एरिया हो जाएगा पाई इंटू 3R का स्क्वायर और उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे हम पाई आर स्क्वायर। तो देखो ये बन जाएगा 9 पाई आर स्क्वायर, उसमें से पाई आर चला गया तो 8 पाई आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो A2 की वैल्यू हो जाएगी 8 पाई आर स्क्वायर और अपॉन A1 की वैल्यू हो जाएगी पाई आर स्क्वायर और प्लस A2 की वैल्यू 8 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लेंगे और ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? K1 प्लस 8K2 अपॉन 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। तो K पैरेलल की वैल्यू यहां पर आ जाएगी K प्लस K1 होगा K1 प्लस 8K2 अपॉन 9। तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा ये सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 42। 42 में कहते हैं कि एक कॉपर और ब्रास की दो स्ट्रिप दे रखी हैं और इनकी लेंथ सेम है। ये वाली विड्थ कह सकते हो, या तो ये सेम है एल की। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 का है। K1 K2 का रेशियो दे रखा है 4:3। एक कॉपर की स्ट्रिप एक ब्रास की है और इधर कॉपर के इधर का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस और इधर ब्रास के दूसरी तरफ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। और इनका जो कॉमन वाला पॉइंट है इसका टेम्परेचर थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, पूछा है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। चार ऑप्शन आपको दे रखे, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए।
ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं हम लोग। देखिए कुछ ऐसी कंडीशन दे रखी है, ये कॉपर, ये ब्रास, ठीक है, ये K1 ये K2, लेंथ दोनों की सेम है। इधर का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस और इधर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। ठीक, तो देखो हीट का फ्लो इधर से उधर होगा, और ये जो कॉमन वाला टेम्परेचर सपोज कर लेते हैं थीटा का है, तो यहां से जो हीट का फ्लो होगा Q बाई टी, उसको हम लिख सकते हैं, Q बाई टी का मतलब होता है हीट करंट, दैट विल बी इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। तो देखो ये वैल्यू फर्स्ट वाली स्लैब के लिए हो जाएगी टेम्परेचर डिफरेंस 90 माइनस थीटा अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस आर, आर की वैल्यू होती है एल अपॉन के ए, तो एल अपॉन के ऊपर हो जाएगा K1, और एरिया A1 या ए कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला एरिया जिससे हीट इंटर कर रही होगी, ये दोनों का सेम है। एंड दिस विल बी इक्वल टू, यही हीट इसमें भी फ्लो करेगी, तो इसके लिए इक्वेशन बन जाएगी थीटा माइनस 10 अपॉन इसका थर्मल रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा एल अपॉन K2 इंटू ए। ठीक है, तो देखो एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ए ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और K1 K2 का रेशियो में दिया है, कितना दिया है 4:3, तो K1 हो गया 4, तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा इंटू 4 इक्वल टू थीटा माइनस 10 और इंटू K2, K2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 हो गया। ठीक है, अब 4 को इधर अंडर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 360 हो जाएगा, माइनस 4 थीटा इक्वल टू 3 थीटा माइनस 30। अब थीटा वाले टर्म एक साथ कर लो, इसको इधर ले आओ तो 7 थीटा बन जाएगा, ये इसको उधर ले जाओ तो 390 हो जाएगा उधर, तो ये आ जाएगा थीटा विल बी इक्वल टू 390 अपॉन 7। ठीक है, डिवाइड करेंगे, 55 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड वाला 55.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ आया बेटा ये सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 43। 43 में देखो कहते हैं एक रॉड दे रखी है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, और उसमें दो रॉड्स और अटैच हो रही है। इधर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और सभी रॉड्स की लंबाई सेम है एल की। इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के का है, इसका 2k का है, इसका 3k का है, और टेम्परेचर एंड्स के दे रखे हैं, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर है, ये वाला एंड जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस पर, ये वाला एंड 20 डिग्री सेल्सियस पर, और पूछे जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा, ये थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलो आंसर मैच कराते हैं। देखिए ऐसे तीन रॉड दे रखी है हमें, यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का है 60 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का है 20 डिग्री सेल्सियस। सभी की लेंथ सेम है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी k है, इसका 2k है और इसका 3k है। ठीक है, चेक कर लो एक बार। यही दे रखा है। ठीक है, टेम्परेचर भी 100, 60 और 20 है। ओके, तो जंक्शन का टेम्परेचर ये थीटा फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ का टेम्परेचर सबसे हायर है, तो इधर से क्या होगी, हीट इंटर होगी। ठीक है, हीट का जो इंटरिंग पॉइंट है वो ये है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं यहाँ से H की हीट इंटर होती है, और फिर उसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड होगी। सपोज दैट इसमें H1 निकल जाती है और इसमें H2, तो हम लिख सकते हैं H विल बी इक्वल टू H1 प्लस H2। ठीक है, हीट का मतलब वही हीट करंट Q बाई टी, तो Q बाई टी की वैल्यू हम लिख सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा देखो 100 माइनस थीटा फर्स्ट रॉड के लिए अपॉन इसका थर्मल रेजिस्टेंस आर, आर की वैल्यू हो जाएगी एल अपॉन के ए। सपोज कर लेते हैं ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ए का दे रखा है, एंड दिस विल बी इक्वल टू H1, H1 की वैल्यू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन इसका थर्मल रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा एल अपॉन 2ka, फिर प्लस H2, H2 की वैल्यू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा एल अपॉन
3 ka। तो एल देखो दोनों तरफ कॉमन लेकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, के ए भी कॉमन लेकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा 100 माइनस थीटा एंड इधर आ जाएगा 2 थीटा माइनस 120 प्लस ये आ जाएगा 3 थीटा माइनस 60। ठीक है, थीटा वाले टर्म एक साथ कर लो, तो ये एक साथ करोगे आप तो ये 5 थीटा प्लस ये 6 थीटा इधर हो जाएगा और इधर 120 और ये माइनस 60 ऐड होगा तो माइनस 180, इसको उधर ले जाओ तो प्लस का 100 है तो प्लस 280 हो जाएगा फिर फाइनली। तो यहां से देखो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 280/6 के इक्वल। ठीक है, तो ये बन जाएगा 46.66 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा। तो ऑप्शन करेक्ट होगा फोर्थ वाला। क्लियर हुआ बेटा ये सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 45। 45 में कहते हैं एक क्यूब है और एक सॉलिड स्फीयर है एंड थिन सर्कुलर प्लेट हैव द सेम मटेरियल एंड मास, ऑल हीटेड टू सेम टेम्परेचर, रेट ऑफ कूलिंग इज हाईएस्ट फॉर। चार ऑप्शन आपको देख के बताना है कौन सा करेक्ट होगा, ट्राई करो। ओके बेटा, चलिए आंसर मैच कराते हैं। 44। देखो जो रेट ऑफ कूलिंग होता है, रेट ऑफ कूलिंग मतलब dt बाई dt। ठीक है, ये टेम्परेचर है और ये नीचे है टाइम। ठीक है, तो टेम्परेचर का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ कूलिंग। तो ये जो वैल्यू होती है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, याद रखिएगा, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो यहां पर देखिए एक हमको स्फीयर दे रखा है और एक हमको दिया हुआ है क्यूब। ठीक है, और एक दे रखा है सर्कुलर प्लेट। तो अगर इनका मास सबका सेम है तो इन सब में सर्कुलर प्लेट जो होगी वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, मोर इन एरिया। तो जब ये सबसे बड़ी होगी तो इसकी रेट ऑफ कूलिंग ही सबसे फास्ट होगी। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सर्कुलर प्लेट। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 45। 45 में कहते हैं द पावर रेडिएटेड बाय ए ब्लैक बॉडी इज पी नॉट and it radiates maximum energy at wavelength lambda naught. If temperature of black body now changed so that it radiates the maximum energy at 2 by 3 lambda naught, the power radiated becomes x p naught और x की वैल्यू में कैलकुलेट करनी है। ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को मैच करा लिया होगा। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर है अपना 45। तो देखो भाई 45 क्वेश्चन में जो पावर होती है एमिसिव पावर, ठीक है, ये जो होती है वो टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है। और देखो टेम्परेचर और वेवलेंथ का एक रिलेशन होता है, वीन ने दिया था, टेम्परेचर में ना इनटू लेमडा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये वीन्स लॉ था। तो यहां से 1/लेमडा की पावर 4। ठीक है, ये रिलेशन हमको मिल जाएगा। अब देखो हमको क्या कहते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पी नॉट की पावर जब रेडिएट होती है तो मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा नॉट की है। तो ये रिलेशन बनेगा अब पावर का वेवलेंथ के साथ। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं P1/P2 इज इक्वल टू λ2/λ1 टू द पावर 4। ठीक है, ये रिलेशन हम बना सकते हैं। अब देखिए यहां पर पहले पावर है पी नॉट के इक्वल, ठीक है, और बाद में पावर हो जाती है एक्स पी नॉट, और पहली वेवलेंथ है लैम्डा नॉट के इक्वल और बाद में वेवलेंथ जो मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग है वो 2/3 लैम्डा नॉट हो जाती है।
मतलब ये है हमारा लैम्डा वन और ये है लैम्डा टू। पुटअप कर देते हैं। लैम्डा वन की वैल्यू है लैम्डा नॉट के इक्वल और ये वाली वैल्यू है 2/3 लैम्डा नॉट के इक्वल। तो पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर। लैम्डा नॉट से लैम्डा नॉट कैंसिल। ठीक, तो ये आ जाएगा 2/3 की पावर 4। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो ये देखो पी नॉट तो कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 1/x। ठीक, दिस विल बी इक्वल टू 2 की पावर 4 कितना होगा 16 और 3 की पावर 4 81। तो x नॉट की वैल्यू यहां से आ जाएगी 81/16 के इक्वल। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको? चलो, कितनी आई थी 81/16। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्या दे रखा है हमको, एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ शोज स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी at two different temperature T1 and T2. Find the ratio of area under the graphs A1 is to A2। चार ऑप्शन आपको गिवन है, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। तो देखिए मैच कराते हैं, इसका क्या आंसर होना चाहिए। 46। देखिए हमको जो ग्राफ दिया है वो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर और लैम्डा के बीच में दे रखा है। ठीक है, एक ऐसे दिया है T1 टेम्परेचर पर और एक यूं दे रखा है कोई T2 टेम्परेचर पर। ठीक है, इसकी करस्पॉन्डिंग अपनी वेवलेंथ भी दे रखी है। ये 2 लेमडा नॉट और ये है 2/3 लेमडा नॉट। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। इनके करस्पॉन्डिंग एरिया है ये A1 का, ये A2 का। ठीक है, ये A1 का मतलब ये पूरा एरिया है एक्स एक्सिस के साथ में। ये A1 जितना भी बन रहा होगा, और जो A2 है उसका मीनिंग ये है कि ये वाला पूरा एरिया एक्स एक्सिस के साथ में। ठीक है, जितना भी बन रहा होगा जहां तक जाएगा ग्राफ। समझ आया बेटा? अच्छा, अब इसमें देखो क्या कहते हैं। इसमें कह रहे हैं कि ये जो एरिया है A1/A2, इसका रेशियो निकालना है। तो एरिया का मतलब क्या हुआ, यहां पर ध्यान से देखो, ये जो ई लेमडा है इंटू लेमडा, यानी इस वाली एक्सिस और इस वाली एक्सिस का मल्टीप्लाई ही तो हुआ। तो मल्टीप्लीकेशन जो आएगा इसमें, ये ई लेमडा जो है वो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है। ये पावर जो होती है वो टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो भी टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ पर T1 T2 में दे रखे हैं। अब इन टेम्परेचर का वेवलेंथ के साथ भी रिलेशन होता है। जो उस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी इमिट कर रही होती है बॉडी, उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है उसका इस टेम्परेचर के साथ यानी बॉडी के टेम्परेचर के साथ रिलेशन होता है। तो ये होता है इनवर्स रिलेशन। तो 1/λ⁴ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो एरिया है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल की पावर 4 के साथ रिलेट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? अब वो वैल्यूज हमें दे रखी हैं। अगर टेम्परेचर दे रखे होते तो ये रिलेशन यूज कर लेते हम एरिया के साथ, लेकिन हमको वेवलेंथ दे रखी है तो ये रिलेशन यूज करेंगे। तो A1/A2 को हम क्या लिख सकते हैं, λ2/λ1 टू द पावर 4। तो λ2 की वैल्यू मतलब सेकंड वाला एरिया, उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ तो वो दे रखी है 2/3 लेमडा नॉट, और λ1 की वैल्यू हमें दे रखी है 2 लेमडा नॉट, और इसकी पावर है 4। तो देखो लेमडा नॉट से लेमडा नॉट कैंसिल, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1/3 की पावर 4 मतलब ये आ जाएगा 1/81, है ना? ठीक है, तो ये रेशियो आ जाएगा A1/A2। ये क्लियर होगा बेटा सबको? चलो ऑप्शन मैच कराते हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। कहते हैं इफ द टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 25%,
फाइंड द इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ इमिटेड हीट रेडिएशन अप्रोक्सीमेटली। चार ऑप्शन गिवन है, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो। टेम्परेचर 25% बढ़ाते हैं तो हीट रेडिएशन में कितने परसेंट इजाफा होगा, इंक्रीज हो जाएगी। चलो भाई आंसर मैच कराएं। 47 पर आते हैं। देखो जो हीट रेडिएशन होता है E, वो प्रोपोर्शनल टू होता है T टू द पावर 4। ठीक है, तो ऐसे ज्यूम कर लो कि मान लो पहले 100 E के इक्वल पावर इमिट हो रही थी, तो उसके करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर 100T की पावर 4 हो जाएगा। फिर बाद में मान लो पावर ई डैश इमिट हो रही है ना, वही निकालना है हमें कि कितने परसेंट बढ़ेगी। और टेम्परेचर में कितना बढ़ाते हैं, 25%, तो ये हो जाएगा 125T के इक्वल पावर 4। डिवाइड कर दो इनको, टी से टी देखो कैंसिल, यहाँ पर 25 से काट दो इसको, ये 4 बार चला जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा, तो 4 का 4 की पावर 4 यानी कि 16 इंटू 16 लिख लो। ऐसे नीचे देखो 25 इंटू 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ई डैश विल बी इक्वल टू 100 इंटू 25 इंटू 25 और अपॉन 16 इंटू 16। ठीक, ई। अब बस इसको हमें सॉल्व करना है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग 144 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो जब सॉल्व करोगे तो फिर फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर होगा बेटा सबको। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 में कहते हैं इफ टेम्परेचर ऑफ सन इज टी एंड रेडियस इज आर, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज आर एंड स्टीफेंस कांस्टेंट इज सिग्मा, देन फाइंड सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है कौन सी होगी, ट्राई करिए। चलो भाई आंसर मैच कराए इसका हम लोग 48 का। देखिए एज्यूम कर लीजिए कि ये सन है। ठीक, इसकी रेडियस आर की दे रखी है और ये टी टेम्परेचर पर है। ठीक है, तो ये एनर्जी इमिट करेगा, हीट रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहे होंगे इससे चारों तरफ इस तरीके से। और सन से आर डिस्टेंस पर, सन के सेंटर से एज्यूम कर लेते हैं आर डिस्टेंस पर, ये अर्थ है। ठीक है, तो इसकी रेडिएशन अर्थ पर आ रही होंगी। तो अब देखो इस अर्थ के करस्पॉन्डिंग जो स्फेयर बनेगा, है ना, वो ये वाला बन रहा होगा इसके चारों तरफ। ठीक है, ऐसे एज्यूम कर लो कि ये आ, जो सन है उसके चारों तरफ का स्फेयर है। ठीक, तो ये स्फेयर स्मॉल आर रेडियस का हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसकी जो पावर है वो जो यहां पर फॉल कर रही है, या कह सकते हो कि एनर्जी पर सेकंड जो यहां फॉल कर रही है अर्थ के सरफेस पर, तो यही एनर्जी पावर पर यूनिट एरिया जो है वो इंटेंसिटी कहलाती है। ठीक है, पावर पर यूनिट एरिया यहां पर जो फॉल हो रही होगी वो इंटेंसिटी कहलाती है, और यही इंटेंसिटी ही सोलर कांस्टेंट होती है। ठीक है, इसी को ही सोलर कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, याद रखिए जो सन से जो एनर्जी आ रही है अर्थ के सरफेस पर पड़ेगी, तो वो पावर पर यूनिट एरिया ही इंटेंसिटी कहलाएगी और उसी को ही सोलर कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो यही फाइंड आउट करना है बेटा हमको। तो सोलर कांस्टेंट की वेस्ट की वैल्यू हो जाएगी इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। तो पावर कितनी ये इमिट करेगा, सिग्मा ए टी टू द पावर 4। ठीक है, और सन को हम लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी कंसीडर करते हैं, तो इमिसिविटी जो ई होती है यहाँ पर उसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। तो ये आ गया सिग्मा ए टी टू द पावर 4, और अपॉन एरिया, इस एरिया को ए डैश मान लेते हैं, ये वाला जो सरफेस एरिया है ये ए डैश है, पूरा सरफेस एरिया जो स्फेरिकल मिलेगा। अब वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो देखो सिग्मा ए, ये वाला जो एरिया है सन का सरफेस एरिया, वो बन जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और इंटू टी टू द पावर 4 अपॉन ये ए डैश वाला एरिया बनेगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये रेडियस इसकी बनेगी स्मॉल आर की, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर टी की पावर 4 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये सोलर कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी।
समझ आया बेटा? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? चलो मैच कराते हैं। सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर टी की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर, ये फर्स्ट वाला मैच कर जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 49। हम्म, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। कहते हैं एक स्फेयर है और एक क्यूब है, सेम मटेरियल का और सेम एरिया इनका। कहते हैं बोथ हीटेड टू सेम टेम्परेचर एंड प्लेस्ड इन सेम टाइप इवैक्यूएटेड चैम्बर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग। चार ऑप्शन आपको गिवन है, बताना है कौन सा करेक्ट होगा, ट्राई करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 49 में हमें दिया हुआ है एक तो स्फेयर आर रेडियस का और दूसरा दे रखा है क्यूब। सपोज कर लेते हैं वो ए साइड का है। ठीक है, इसको भी टी टेम्परेचर पे रखा है, इसको भी टी टेम्परेचर पर, और फिर सेम चैम्बर में रखा है, सेम टाइप के चैम्बर में दोनों को, इवैक्यूएटेड चैम्बर है। तो इसका रेट ऑफ कूलिंग मान लेते हैं आर सी वन और इसका रेट ऑफ कूलिंग एज्यूम कर लेते हैं आर सी टू के इक्वल है। ठीक है, तो इन्हीं का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ कूलिंग वन टू रेट ऑफ कूलिंग टू। तो देखिए जो रेट ऑफ कूलिंग होती है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, याद कर लीजिए, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी तो यहां पर देखो m2 और नीचे आ जाएगा m1। मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो v2 इंटू डेंसिटी अपॉन v1 इंटू डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि मटेरियल सेम है, तो v2 बाई v1। v2 यानी कि इसका क्यूब का वॉल्यूम, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा ए क्यूब के इक्वल, और अपॉन v1 इसका वॉल्यूम स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल। ठीक है, अब देखिए इनका एक और रिलेशन हमें दिया है कि दोनों के एरिया सेम है। तो एरिया अगर सेम होंगे ए वन इज इक्वल टू ए टू, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू 6a² के इक्वल होगी। तो यहां से हम ए बाई आर का अगर रेशियो निकालें तो इसकी वैल्यू ए बाई आर, तो ये वैल्यू 4 पाई अपॉन 6 का रूट, ठीक, इसके इक्वल हो जाएगी। अब यहां पर आ जाओ रिलेशन में, ये इक्वल टू है 1/4/3 पाई, और इसको हम लिख सकते हैं ए बाई आर का क्यूब, तो 1/4/3 पाई, और ए बाई आर को यहां से हम लिख सकते हैं 4√4 पाई/6। तो देखो जो स्क्वायर वाला टर्म होगा, है ना, दो बार तीन बार एक तरीके से इनको लिखना है हमें एक साथ, तो ये बन जाएगा 4 पाई/6 और इंटू 1√4 पाई/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, और ये 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो ये बन गया फाइनली √ऑफ 4 पाई, इस 2 को अंदर ले जाओ तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 से कैंसिल आउट कर दो, फिर 6 आ जाएगा, तो फाइनली ये कितना बन जाएगा, √ऑफ पाई/6। ठीक है, तो ये आ गया रेट ऑफ कूलिंग फर्स्ट टू रेट ऑफ कूलिंग सेकेंड। क्या आंसर बनेगा, √पाई/6। चलो भाई मैच कराओ इधर, तो थर्ड वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। कहते हैं बॉडी कूल्स 60 to 50 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 25 डिग्री सेल्सियस। चार ऑप्शन गिवन है, बताना है कौन सा करेक्ट होगा, ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलो आंसर मैच कराते हैं इसका। इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे θ1 माइनस θ2 अपॉन टी इक्वल टू के θ1 प्लस θ2/2 माइनस θ0। ठीक है, यहां पर θ1 θ2 टेम्परेचर चेंज है जो हो रहे हैं, और θ0 जो है वो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। चलिए यूज करते हैं। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, पहले
60 से 50, सो 60 माइनस 50 अपॉन कितने टाइम में चेंज होता है ये? 10 मिनट में। एंड दिस विल बी इक्वल टू k टाइम्स 60 प्लस 50 बाई 2 माइनस थीटा नॉट। सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 आ गया ये। एक तो इक्वेशन ये बन गई हमारी। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन सेकंड इक्वेशन। सो अब टेम्परेचर चेंज हो रहा है 50 से 40, तो 50 माइनस 40 अपॉन टी, इसका टाइम हमें कैलकुलेट करना है, इक्वल टू के, ये हो जाएगा 50 प्लस 40 बाई 2 माइनस 25। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब क्या करिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करोगे तो के से के देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यहाँ देखो ये 60 माइनस 50 तो 10 बचेगा, ये 10 से 10 गया, और ये टी ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं अब टी अपॉन, ये 50 में से 40 गया तो 10, एंड दिस विल इक्वल टू, ऊपर देखो इसको सॉल्व करेंगे 2 का एलसीएम लेकर के, तो ये आ जाएगा, ऊपर देखो ये 25 इंटू 2 तो 50 बना, ये 50 से 50 कैंसिल, ऊपर बचेगा 60, ठीक है, और नीचे 2 एलसीएम। ऐसे यहाँ पर देखो जब हम इसमें 2 नीचे एलसीएम लेंगे तो यहाँ बनेगा ये 50 प्लस 40, और ये 50 50 50 कैंसिल, तो यहाँ 40 बचेगा, ये 2 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से और काट दो तो 3/2 आ गया, ठीक है। और ये 2 से देखो ये 10 5 टाइम चला जाएगा, फिर 5 इंटू 3, तो फाइनल आंसर हमारा आएगा t इक्वल टू 15 मिनट। क्लियर हुआ ये सबको बेटा? चलो मूव करते हैं। सो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। क्लियर हुआ? तो बेटा ये था हम लोग का आज का सेशन। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पर अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके।